Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now it's me signing in. हमारा कोर्स 6 ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कोर्स 2 के बारे में। कोर्स 2 का हमारा कुछ टॉपिक पेंडिंग रह गया था, हम उस बचे हुए टॉपिक की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमने आपको इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बताया आपको कि स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है और स्ट्रेटिफिकेशन और एजुकेशन में क्या रिजेम्बलेंस है और क्या क्या मतलब एजुकेशन के माध्यम से किस तरीके की स्ट्रेटिफिकेशन को हम सोसाइटी में रन करा सकते हैं। और दूसरी चीज़, स्ट्रेटिफिकेशन ज़रूरी क्यों है सोसाइटी के लिए, ठीक है। अगर स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होगा तो आपको पता है कि क्या होगा। जो स्टैंडर्ड है, ये अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्या कर पाएंगे, अपना मेन मोटो छोड़कर मतलब आपस में एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। फिर पॉपुलेशन अनकंट्रोल रहेगी, डाइवर्सिटी आ जाएगी, दुनिया भर की चीज़ें आ जाएंगी। और देखिए, डाइवर्सिटी है तभी स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी कि भारत में हर तरह के लोग रहते हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो हम इसी के टॉपिक मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में स्टडी किया हुआ था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था कि क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन क्यों होता है, कास्ट के बेसिस पे होता है, क्लास के बेसिस पे होता है ना। और ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और एक ये भी रीज़न बताया था कि इनइक्वालिटी बहुत बड़ा रीज़न है ना, एजुकेशन बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये सारे कंटेंट थे जो मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। मैं यहाँ पे बस आपकी एक बार समरी करा दे रही हूँ। इनकेस आपको कोई भी दिक्कत होगा इस टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने मीनिंग ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया था कि जो मीनिंग ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन वो किस पे बेस्ड है, कास्ट पे ही बेस्ड है। उसके बाद इकोनॉमिकल कंडीशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो किस तरीके से कास्ट बनती है, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी होती है, उसके बाद हम अपनी क्लास को कैसे चेंज करते हैं एजुकेशन के माध्यम से। तो इसके बारे में पूरी डिटेल बात हुई थी, ठीक, पहले वाले वीडियो में। और दूसरे वाले वीडियो में हमने डेफिनीशन के बारे में बात की थी। तो मैंने 4 से 5 डेफिनीशन आपको मेजर इंपॉर्टेंट डेफिनीशन बताई थी और वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि डेफिनीशन देखिए हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और बिना डेफिनेशन के हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कभी अच्छा नहीं बन सकता है, हम कभी अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। तो आप यही है, एक ये भी टिप है कि आपको डेफिनेशन लर्न करनी ही पड़ेगी। और डेफिनेशन लर्न करने का छोटा सा टिप यही है कि जब भी आप डेफिनेशन पढ़ें पहले तो उसको समझ लें कि वो कहना क्या चाहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझ लें। इसके बाद आप अपना कुछ भी छोटी सी कॉपी लेकर, कोई भी कॉपी लेकर आप उस डेफिनेशन को लिख लें। मतलब पढ़ने के बाद आप उस डेफिनेशन को लिख के 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाएंगी। तो डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको, मोरे ने काफ़ी काम किया है स्ट्रेटिफिकेशन पे। फिर गिब्सबर्ग की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी। इसके बाद सैडलर एंड वुडवर्ड की बताई थी। तीसरी डेफिनेशन ये, और चौथी डेफिनेशन हमने ये बताई थी कि यंग ने क्या कहा है। इसके बाद हमने सबसे लास्ट में जो पढ़ा था वो पढ़ा था बेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, यानी कि स्तरीकरण का आधार क्या है ना, सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है और कैसे समाज में कास्ट के माध्यम से, रिलीजन के माध्यम से, एज के माध्यम से, इवन जेंडर और सेक्स के माध्यम से कैसे कैसे स्ट्रेटिफिकेशन हमारी सोसाइटीज़ में होते जा रहे हैं ना। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। इसमें इकोनॉमिकल कंडीशन भी थी, हमारी पावर भी था, एबिलिटी भी थी, वोकेशनल और एजुकेशनल चीज़ें नहीं थी। तो ये तो हमारा थोड़ा सा प्री वाला रिव्यू था कि हमने पहले वाले वीडियोस में इनके बारे में स्टडी कर ली है। नाउ अभी हमारा बचता है कि स्ट्रेटिफिकेशन या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरीज क्या हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम प्रोसेस भी कह सकते हैं, कुछ थ्योरीज भी कह सकती हैं कि जिन्होंने बहुत सारे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने थ्योरीज दी हैं, है ना। तो उसके बारे में भी बात की जाएगी, ठीक। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो प्रोसेस के बारे में ही है कि प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है और अगर ये इनइक्वालिटी है तो ये क्या क्यों है ना। इनइक्वालिटी है तो ही स्ट्रेटिफिकेशन है, अदरवाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम कोर्स 6 की बात करते हैं, चाहे वो जेंडर स्कूल सोसाइटी हो, तो हम वहाँ पे यही कंसीडर करते हैं कि हमें सोसाइटी से क्या ख़त्म करना है, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, ठीक है। और वो एजुकेशन के माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो इनइक्वालिटी है, क्योंकि देखो हम सोसाइटी में चाहे वो धर्म हो, ठीक है, चाहे वो हमारी एज हो, चाहे वो हमारा रिलीजन हो, चाहे हमारी वो जाति हो, चाहे ऑक्यूपेशन हो या लोकेलिटी वगैरह हो या सोशल क्लास वगैरह हो, हम सबको इक्वल नहीं बना सकते हैं, हम सबको इक्वल नहीं देख सकते हैं ना। तो इसका एग्जाम्पल तो बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी होगा, असमानता की बात करता है कौन, स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी
और एक चीज़ और देख लीजिए, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होगा ना तो जितने भी अपर क्लास के बंदे हैं जो पढ़ लिख कर इतना एफर्ट कर कर आगे गए हैं और आज की डेट में अच्छी पोजीशन पे हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनको काम लेबर वाला ही करने को मिल जाएगा तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं रिग्रेशन आ जाएगा। और रिग्रेशन इसलिए आ जाएगा कि क्या मतलब बनता है, हमने इतनी पढ़ाई करके स्टडी करके इतनी डिग्री लेकर मैनेजर की जगह हम लेबर का काम कर रहे हैं ना। तो ये भी क्या है, एक तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन है और कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है। लोअर क्लास का बंदा तो सफ़र करता ही है लेकिन वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ना तो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी होती है, ना ही वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ना ही वो बहुत लिटरेट होते हैं। लेकिन जो स्ट्रगल करके एजुकेशन ले के ये सब चीज़ें करके ऊपर जाते हैं, अपनी क्लास को प्रमोट करते हैं, एक गरीब बच्चा भी पढ़ लिख कर अगर अच्छी पोस्ट पे चला जाता है तो वो भी क्या है, एक तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन हुआ ना। सो मतलब लोअर क्लास से उठ के वो कहाँ चला गया, अपर क्लास में चला गया। भले उसकी कास्ट चेंज नहीं हुई लेकिन आज उसके लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने शिक्षा को अडॉप्ट किया, शिक्षा को बेस बनाया, नई नई टेक्नोलॉजी सीखी, ठीक है। और अगर हमारे सोसाइटी में अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी अपना डेवलपमेंट लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उसका जो लेवल है यानी उसका जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा उठ जाएगा, है ना, शिक्षा के द्वारा ही। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है वो बच्चे के अंदर कॉन्शियसनेस का काम करती है, चेतना उत्पन्न करती है अपनी क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखिए कोई नहीं चाहता है कि हम जिस क्लास में पैदा हो हम उसी क्लास में रहें। हमारी जाति तो नहीं चेंज हो सकती है, हम मानते हैं, लेकिन हमारी क्लास को हम अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने विचारों से, अपने विकास से, उन्नति से चेंज कर सकते हैं। तो कोई नहीं चाहेगा कि हम गरीब पैदा हुए हैं तो गरीब ही रहें। वो भविष्य में अच्छे सपने देखता है कि वो अच्छी पोजीशन पे स्टेबलाइज हो कल को, है ना। तो इसके लिए वो शिक्षा का सहारा लेता है। तो इसीलिए हम स्ट्रेटिफिकेशन और एजुकेशन को पढ़ रहे थे यहाँ पे, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को पढ़ रहे थे कि कितने सारे सोसाइटीज़ में स्टेटास हैं, यानी कि कितनी सारी लेयर हैं अगर देखा जाए तो, उठाया जाए तो, चाहे वो रिलीजन के उसमें हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। कास्ट के बारे में भी बात हो तो जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर क्लासेस की बात की जाए तो अपर, मिडिल, ठीक है, हायर, मिडिल, लोअर, तो ये सारे भी टर्म्स हैं। तो चलिए हम थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं कि थ्योरीज होती क्या हैं और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने क्या क्या थ्योरीज दी थी। तो सबसे पहला है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन आपको पता है कि किस बेसिस पर हम स्तरीकरण कर सकते हैं, क्लास के बेसिस पे। यहाँ पे क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है। उसमें पुअर भी आ जाते हैं। लोअर क्लास में पुअर ही होते हैं जो लेबर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, और अपर क्लास में वो बंदे आ जाएंगे जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी है, वो पढ़ लिख के बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। मिडिल क्लास में वो बंदे आते हैं जो मतलब प्रॉपर अपना रोजगार भी करते हैं, अपना पढ़ा भी लेते हैं बच्चों को, और मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो चीज़ों को हैंडल आउट कर लेते हैं, है ना। इनको तो हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है मिडिल क्लास को, क्योंकि उनको ये भी देखना रहता है कि अपनी क्लास को हम कैसे बेटर कर सकें, और उनको ये भी देखना रहता है कि हम कहीं लोअर क्लास में ना आ जाए, यानी कि हमारा क्लास चेंज ना हो जाए। तो सबसे पहले जो थ्योरी है हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर की, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू द मैक्स वेबर, ये सोशियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने भी थ्योरीज दी थी। तो इन्होंने भी 3 फैक्टर बताए थे, लेकिन जो इनका थ्योरी का डिवीजन था वो इकोनॉमिकल कंडीशन के बेसिस पे था। यानी कि मैक्स वेबर ने ये कहा था कि जैसी आर्थिक स्थिति होगी उसी के हिसाब से उसकी डिविजन्स होंगे। तो इन्होंने पहला डिवीजन बताया, क्लास बताया, दूसरा वेल्थ बताया, तीसरा पावर बताया, ठीक है। तो इन्होंने 3 चीज़ों को कैटेगराइज किया। क्लास में इन्होंने इन लोगों को रखा, हम बहुत ही टू द पॉइंट बात करते हैं ताकि आपको जो ये थ्योरीज हैं वो क्लियर हो जाए, वरना थ्योरी बहुत टफ है ना। की तो इन्होंने मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन के बेसिस पे ही बात की थी, ठीक है। जैसे हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो उनकी थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैक्स वेबर की बात करते हैं। तो मैक्स वेबर ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो किस पे, मोटा मोटा याद रखिएगा कि इकोनॉमिकल कंडीशन बेस पे किया था इन्होंने, कि जैसी उनकी आर्थिक स्थिति है उसी के हिसाब से उनको हम कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्लास किया, फिर वेल्थ या पावर। देखिए क्लास क्या होती है, क्लास इन द सेंस की वर्ग, आपका जो सामाजिक वर्ग है या आपका सोशल क्लास है। तो इसकी ये क्या होता है आप ये समझिए पहले। डिस्क्राइब्ड एज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट विच इज डिटरमाइंड बाय द 3 मेजर वेरिएबल। देखिए क्लास हमारी कैसे डिसाइड हो सकती है, वेल्थ के माध्यम से। वेल्थ का मतलब यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी हुई, पावर का मतलब यहाँ पे आपकी शक्ति हुई, और प्रेस्टीज का मतलब यहाँ पे आपकी रेपुटेशन या आपकी इज्जत हुई। तो क्लास को भी इन्होंने 3 चीज़ों में कैटेगराइज किया, वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। ओके, तो होप यू क्लास क्लियर हो गया होगा। देखिए क्लास में क्या था, जैसे पूंजीपति, जिसको हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं, कैपिटलिस्ट है ना, कैपिटलिस्ट बोलते हैं, कैपिटलिस्ट, या मैंने कैपिटलिस्ट लिखा हुआ है, ये गलत है, आप कैपिटलिस्ट कर लीजिएगा इसको। तो कैपिटलिस्ट जो होते हैं यानी कि पूंजीवादी होते हैं, एक तो जिसको बुजुर्गा वर्ग बोलते हैं जो कि पूंजीवादी कहलाता है, वो बिजनेस करते हैं और
अपनी प्रॉपर्टी को गेन करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो जिनके पास प्रॉपर्टी है उनकी उनकी अच्छी इज्जत भी होती है समाज में। और वेल्थ का मतलब यहाँ पे आपकी धन दौलत से ही है। और पावर का मतलब कि आपकी सोसाइटी में एक अच्छी रेपुटेशन है, आपकी एक अच्छी क्लास है। देखिए, जब आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन बेटर होगी, ठीक है, तो आपके पास पावर अपने आप आ जाएगी। और दूसरी चीज़, वेल्थ तो रहेगी रहेगी और आपकी समाज में प्रतिष्ठा या प्रेस्टीज भी बनी रहेगी। दूसरा डिवीजन है हमारा वेल्थ। तो देखिए, वेल्थ में क्या है, वेल्थ रिफर्स टू वंस प्रॉपर्टी, कैपिटल एंड इनकम। देखिए, ये क्या होता है वेल्थ, ये तो देखिए एबिलिटी के हिसाब से है कि मान लीजिए बंदा कोई लोअर कास्ट में भी पैदा होता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को अपनी शिक्षा के माध्यम से बना लेता है ना, अपनी इनकम को बढ़ा लेता है। तो जैसा बंदा अगर एबल है, उसकी एबिलिटी अच्छी है, तो वो एबिलिटी के हिसाब से अपना वर्क फील्ड चूज करता है, अपना जॉब चूज करता है और कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी को बना लेता है। तो ये तो हुआ उसका वेल्थ या स्टेटस। जैसे कि अगर मान लीजिए वो लोअर कास्ट में पैदा हुआ है, कल को वो आईएएस बन जाता है, तो उसकी क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी भी हो जाएगी, उसका वेल्थ भी हो जाएगा, उसका समाज में एक स्टेटस भी हो जाएगा। तो ये है वेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पावर। पावर का मतलब शक्ति, यानी कि पावर में बड़े बड़े बिजनेसमैन आ जाएंगे। बिजनेसमैन मतलब क्या करते हैं कि बिजनेस करते हैं ना, उनके अंडर में लोअर कास्ट के लोग जॉब करते हैं, मिडिल क्लास के लोग जॉब करते हैं। जो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इनके पास क्या है, इनके पास पावर ही है ना। ये पावर कैसे है, इनकी प्रॉपर्टी की वजह से है, इनके कैपिटलिज्म की वजह से है, और जो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करती हैं। तो पावर का मतलब यहाँ पे शक्ति है, पोजीशन है। जिससे टाटा बिरला का नाम ले लीजिए आप, अंबानी का नाम ले लीजिए, रिलायंस ग्रुप का नाम ले, तो ये सब क्या है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके अंडर में इतनी कंपनीज हैं। और उन कंपनीज में लोअर क्लास के लोग भी जॉब करते हैं, हायर क्लास के लोग भी जॉब करते हैं। ऐसा नहीं है कि हायर क्लास के लोग जॉब नहीं करते। तो ये एक तरीके से क्या है, ये बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। और बिजनेसमैन अपने बिजनेस से ही अपनी पावर को इंक्रीज करता है और छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं। इनके पास रिसोर्स मटेरियल बहुत अवेलेबल होता है। जैसे पावर की बात करते हैं हम, तो इनके पास तो पैसा होता है, पोजीशन भी होती है। लेकिन अगर एक एग्जांपल देते हैं हम, जैसे प्राइम मिनिस्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर तो बहुत है, लेकिन उसकी सैलरी क्या है, बिजनेसमैन से अच्छी है? नहीं, उनकी सैलरी बिजनेसमैन से अच्छी नहीं है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई इम्प्लीमेंटेशन दे दिया या कोई रूल्स रेगुलेशन बना दिया या कोई लॉ बना दिया, उसके अगेंस्ट आपको सबको काम करना पड़ेगा, चाहे ये भले वेल्थ वाला बंदा भी हो। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने हमारी कंट्री के लिए कोई रूल और लॉ बनाया है, तो जो हमारा सोसाइटी का अपर वर्ग यानी कि बिजनेस वर्ग जो है, जिसके पास बहुत पावर है, प्रतिष्ठा है, इज्जत है, सब कुछ है, फिर भी उसको वो लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसका वो बिजनेसिज्म काम नहीं आएगा। यहाँ पे काम क्या आएगा, पावर। तो पावर की सोसाइटी में बहुत वैल्यू है, ठीक है। एक पीएम की पावर को आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी पावर है पीएम की पावर को। आम जनता के पास उतनी पावर नहीं है, ठीक। चाहे भले टाटा बिरला के पास बहुत पैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास पीएम से ज़्यादा पावर नहीं है कि अगर पीएम ने कोई लॉ या रेगुलेशन बना दिया है तो उसको वो टाटा बिरला हो, चाहे कोई भी अंबानी ग्रुप हो, XYZ, हम किसी भी कंपनी की बात कर सकते हैं, सभी को वो लॉ फॉलो करना पड़ता है। तो आई होप आपको मैक्स वेबर की चीज़ें, 3 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और अच्छे से पढ़िएगा। मैंने बहुत मोटी मोटी बात की, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू बात करेंगे ना, टू द पॉइंट बात करेंगे, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ये थ्योरीज थोड़ी सी टफ पड़ती हैं, तो मैंने कोशिश की यहाँ समझाने की। इकोनॉमिकल कंडीशन पर बेस्ड था सबसे पहले तो उनकी थ्योरी, इस बात को याद रखिएगा। और कैटेगरी जो की थी उन्होंने क्लास में की थी, ठीक। क्लास के बाद वेल्थ में की और वेल्थ के बाद उन्होंने पावर में की, ठीक है। तो इतनी बात उन्होंने मोटी मोटी की। और क्लास में भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लास में भी डिवाइड कर दिया, वेल्थ बना दी, पावर बना दी, प्रेस्टीज बना दी। तो ये चीज़ें बंदे सोसाइटी में अपने आप गेन करते हैं ना। वो अगर शिक्षित हैं तो वो अपनी प्रेस्टीज को बना लेते हैं, अपनी क्लास को अच्छा कर लेते हैं, पावर को इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा मैक्स वेबर, ठीक है। इनकी थ्योरी थी मैक्स वेबर की। और इसी थ्योरी में थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स बचे हुए, आप इसको भी देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो आपने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। उसमें ऑक्यूपेशन भी आता है। तो ऑक्यूपेशन में वो बंदे आते हैं जो क्या मैनुअल जॉब्स वगैरह करके अपनी प्रेस्टीज को बना लेते हैं। जैसे कुछ लोग पढ़ लिख ले गए तो उनको अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई या अच्छी डेजिग्नेशन पे आ गए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सोसाइटी की जो कंडीशन थी और अपनी कंडीशन उसको अच्छा कर लिया और सोसाइटी में अपना एक इमेज बना ली, अपनी एक पावर बना ली। एजुकेशन अफेक्ट्स द ऑक्यूपेशनल स्टेटस एंड इनकम इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इट। मैं वही बात कह रही हूँ कि अगर आपके पास अच्छी जॉब है तो आपकी जाहिर सी बात है सैलरी या इनकम बहुत अच्छी होगी और जो कि आपसे एसोसिएटेड होगी। यानी कि सोसाइटी में उन बंदों को हम बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं जिनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है। तो फिर देखिए ये दोनों चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं लोग आपको जानने लगेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी प्रेस्टीज बढ़ेगी, आपकी पावर भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन में कहीं ना कहीं देखा जाए तो लेबर लोग भी आते हैं। लेबर लोग का काम क्या है कि अपना मजदूरी की और अपना रोटी दाल चावल चला लिया। लेकिन ऑक्यूपेशनल स्टेटस में बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती हैं आपके इनकम से। अगर आपकी इनकम अच्छी होती है तो आपकी प्रेस्टीज बहुत अच्छी बन जाएगी, और आपकी इनकम कम है तो आप अपनी लाइफ को धीरे से सर्वाइव कर सकते हैं।
2-3 चीज़ें और भी हो सकती हैं, जैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आपको पता है कि एक तरीके का सोशल ग्रुप भी हो सकता है ना, सामाजिक ग्रुप है ना, कैटेगरी की बात कर सकते हैं हम, एक ज्योग्राफिकल एरिया की भी बात कर सकते हैं, उसको भी हम स्ट्रेटिफाइड कर सकते हैं ना। जैसे ज्योग्राफिकल एरिया की मतलब की बात की जाए तो भूगर्भ में भी पता है ना आपको, बहुत सारी लेयर्स हैं, आप पढ़ते हैं। हॉरिजन वगैरह की बात कर सकते हैं जो सॉइल के माध्यम से, मतलब हर चीज़ का देखा जाए तो सोसाइटी में क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है। टू अपोजिंग थ्योरीज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन मस्ट बी टू यूज द एक्सप्लेन द इक्वल क्लास सिस्टम इन अवर सोसाइटी। देखिए सबसे बड़ी बात तो क्लास और हम कास्ट के बारे में बात करते हैं। हम क्लास को तो चेंज कर सकते हैं लेकिन अपनी कास्ट को नहीं चेंज कर सकते। हमने यही बात बार बार बोली है, हम कास्ट को चेंज नहीं कर सकते। हम जिस कास्ट में पैदा हुए हैं हम उसी कास्ट में रहेंगे, बस हाँ अपने कर्मों की वजह से, अपनी शिक्षा की वजह से और अपनी अच्छी जॉब की वजह से हम अपनी क्लास को जरूर चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए मैक्स वेबर की थ्योरी थी और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही बस करते हैं। अगर आपको वीडियोस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और मैक्स वेबर की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकेंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कोशिश की कि क्लासिफिकेशन किया जाए क्लास, वेल्थ एंड पावर में, और दैट इज़ मोर ऑल अबाउट दैट, ठीक है। तो अगले वाले में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल थ्योरी पढ़ेंगे और नेक्स्ट वाली थ्योरी जो होगी हमारी कन्फ्लिक्ट थ्योरी होगी। तो इस वीडियो में बस करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। और देखिए मोटा मोटा याद रखिएगा कि जो ये थ्योरीज, जितने भी सोशियोलॉजिस्ट थे या समाज शास्त्र से रिलेटेड जितने भी विद्वान थे, स्कॉलर थे, इन्होंने मेन जो क्लासिफिकेशन किया वो इकोनॉमिकल बेसिस पे ही किया, ठीक है। इकोनॉमिकल बेसिस पे किया, इसके बाद आपका कास्ट है, कास्ट के बेसिस पे भी कुछ लोगों ने किया। तो हम अगले वाले टॉपिक में बात करेंगे, अगले वाले इसमें। अभी के लिए बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो प्लीज़ लोगों तक इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़ने से मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं थोड़ा सा अच्छा काम कर सकूँ, है ना। काम ही कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, और किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आपको फ्री में इतनी चीज़ें मिल रही हैं तो आपको लाइक शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है ना। तो ये तो हुई एक बात, बाकी आप देख लीजिए आपको इस वीडियो से कितना हेल्प मिलता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग इन ऑफ।